नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। डेली टारगेट में मैंने 15 प्रश्न आपको पॉलिटी के दिए थे। बहुत से छात्रों ने आंसर पेस्ट किए और ये अच्छी बात है कि लगातार इसमें संख्या बढ़ रही है और आप लोग भागीदारी कर रहे हैं। मैं जो देख रहा था तो काफी बच्चों ने तो सटीक आंसर दिए, वो बधाई की पात्र हैं। लेकिन कुछ छात्रों ने जो प्रश्न के जवाब दिए हैं उनके उत्तर देख करके मुझे ऐसा लगा कि उन्हें जो भारत सरकार अधिनियम या एक्ट है उन पर भाषाई पकड़ नहीं है, उन्हें शब्दावलियों का महत्व उनको नहीं मालूम है, या ये कहिए उनका रिवीजन अच्छा नहीं है। ये गलती मत करिएगा, गंभीरता से पढ़िएगा। हम जो टेस्ट बनाते हैं तो गंभीरता के साथ बनाते हैं और आशा करते हैं कि यही पॉइंट आपको एग्जाम में मिल जाए, ऐसा ही लगभग पेपर आपको मिल जाए। चलिए आज हल कर लेते हैं 15 प्रश्नों को। पहला प्रश्न था कि भारत सरकार अधिनियम 1909 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुसलमान के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, बजट की विवेचना करने, लोक विषयों पर चर्चा करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यवसायिक एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की स्थापना। जाएगा ना, यहां पर अंडरलाइन कर लेंगे, ब्रैकेट में कर सकते हैं। 1909 से संबंधित है। पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था इसमें की गई थी, यह कथन सही है। बजट की विवेचना करने, लोक विषयों पर चर्चा करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इसमें दिया गया था, यह भी सही है। भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यवसायिक एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की स्थापना, यह भी कथन तीसरा 1909 को फॉलो करता है। इस तरह से आपका जो राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों डी। 1909 के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये रिपीट हुआ है। इसे भारत सरकार अधिनियम 1909 को पार्लियामेंट सुधार भी कहते हैं, जैसा आप जानते होंगे। अगर नहीं है तो इसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित नहीं है? 1919 से संबंधित नहीं है। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। बिल्कुल है, उत्तरदायी शासन ये शब्द है, स्पेशली इसमें प्रयोग किया गया था, उद्देश्य भी था। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम 15 निश्चित की गई। देखो, भारत जो परिषद है उसके सदस्यों की संख्या न्यूनतम तो 8 थी लेकिन अधिकतम 12 थी, इसलिए ये वाला जो पॉइंट है, जो बी वाला ऑप्शन है, वो आपका एरर हो जाएगा और आपका राइट आंसर भी आ जाएगा कि ये भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित नहीं है। बाकी भी देख सकते हैं। भारत सचिव की सहायता के लिए सर्वप्रथम एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। यह भी कथन आपका 1919 से संबंधित है। कौन सा नहीं था? भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम कितनी थी? 12 थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना करना, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना करना और भारत सचिव का ब्रिटिश राजस्व से खर्च करना। उपयुक्त कथनों का संबंध किस अधिनियम से है? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909 या चार्टर एक्ट 1793। देखो, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना और प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना, ये जो आया था भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन आपका 1919 में लागू किया गया था। उत्तरदायी शासन की बात इसमें की गई थी। ठीक है, तो इसके जो तीनों पॉइंट हैं जो फॉलो करते हैं वो किससे है? 1919 के भारत सरकार अधिनियम से फॉलो करते हैं। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया, प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया गया, संघीय न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट की कोलकाता में स्थापना की गई थी। तो देखिए, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया था, यह पॉइंट आपका सही है। प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित नहीं किया गया था, इसमें क्या किया था? प्रांतों में जो द्वैत शासन है वो समाप्त किया गया था।
क्या गया था, समाप्त किया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया गया था। और एक बात और आप समझ लीजिएगा, प्रांतों में जो द्वैत शासन है फिर लगाया कब गया था, तो ये 1919 के भारत सरकार अधिनियम में लगाया गया था। ठीक है। संघीय न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट की स्थापना कोलकाता में की गई थी, यह भी सही है और दो गलत है। पूछा क्या है, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित नहीं है। कथन 1 और 2, कथन 2, कथन 2 और 3 और कथन 3। तो देखिए कथन 2 जो है वो आपका सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रशासन एवं विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। भारत परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में एक विधिक सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। ये तीनों जो पॉइंट अगर देख रहे हैं तो ये किस अधिनियम में ये पॉइंट्स आए थे, तो ध्यान रखिएगा ये जो आए हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1909 में आए हैं, जिन्हें हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। बंगाल विभाजन के पश्चात उग्र राष्ट्रवाद को रोकने के लिए यह अधिनियम 1909 को लाया गया था और इसमें एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक विधिक सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था, जबकि इंग्लैंड में केसी गुप्ता को और सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया था इंग्लैंड में जो परिषद थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा बी। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के 12 सदस्य वाली विधान परिषद की स्थापना की गई। बंगाल की प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई थी। तो देखिए 12 सदस्य वाली विधान परिषद की जो स्थापना है वो आपका कब है, चार्टर एक्ट 1853 में की गई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोनों पॉइंट भी इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी 1853 में भारत के 12 सदस्य वाली विधान परिषद की स्थापना की गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई और इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था की गई थी। इसका राइट आंसर आपका सी हो गया। प्रश्न संख्या 7 देखें। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किस अधिनियम या एक्ट में आया था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा अधिकारियों की भर्ती का रास्ता खुला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट रिपीटेबल ये प्रश्न है। अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्व सदस्य चुना गया। ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। उपरोक्त कितने कथन चार्टर एक्ट 1853 से संबंधित हैं? देखिए विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्व सदस्य चुना गया था, यह सही बात है। ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया था और यहीं से मालूम पड़ जाता है कि जो ब्रिटिश क्राउन है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, अब वो कब्जा करना चाहती है। यह भी कथन सही है। और निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटा करके कर दी गई 18 कर दी गई। इसके तीनों सही है। इसका मतलब है तीनों कथन 1853 से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है 9? चार्टर एक्ट 1833 से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? 1833 से संबंधित कौन सा कथन असत्य ये पूछा है। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। इसी के द्वारा विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया, यह भी कथन आपका सही है। मुंबई और मद्रास के परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस कर लिया गया था, यह चार्टर एक्ट 1833 के तहत दिया था, यह भी सही है। प्रथम बार शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया, तो बच्चों देखो इसमें नहीं था, ये 1813 के चार्टर एक्ट का प्रावधान था। इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की तरफ चले। देखो जो मठाधीश हैं वो भी फंस सकते हैं।
नए वाले बहुत आसान में रहते हैं कि वो गंभीरता के साथ पढ़ते हैं, इसलिए लापरवाही मत करिएगा, विशेष करके वो लोग जो 1 या 2 बार मेंस लिख चुके हैं या उन्हें जिन्हें घमंड है कि मेरा आसानी से प्री हो जाएगा। इस बार अच्छे पीसीएस मेंस में डूब गए हैं। मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूं जो बहुत हताश से बैठे हुए हैं, इसलिए लापरवाही मत करिएगा। प्रसंग 10 की बात करें, किस एक्ट के तहत विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया था? रेगुलेटरी एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853 और चार्टर एक्ट 1833। इसका जो राइट आंसर है वो है चार्टर एक्ट 1833। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दास प्रथा का अंत, धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर सरकारी पदों की नियुक्ति में भेदभाव से रोक, ये दोनों जो कथन है वो किस एक्ट के तहत लाए गए थे? तो चार्टर एक्ट 1813, 33, 53, 58। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1833। 1833 के तहत ही दास प्रथा का अंत किया गया था। धर्म, मूल, वंश और जन्म स्थान के आधार पर सरकारी पदों में नियुक्ति में भेदभाव को समाप्त किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 की तरफ चले। प्रथम विधि आयोग का गठन किस एक्ट के तहत किया गया था? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 और भारत सरकार अधिनियम 1858। तो देखिए, प्रथम विधि आयोग का गठन जो किया गया था वो चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया गया था और पहला विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया। स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं का करारोपण का अधिकार दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। कौन सा कथन चार्टर एक्ट 1813 से संबंधित है? ये तीनों कथन आपके चार्टर एक्ट 1813 से संबंधित हैं। यानी ध्यान, ईसाई मिशनरियों को प्रचार की अनुमति दी गई। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके समस्त व्यापार यूरोपियों के लिए खोल दिए गए। शिक्षा पर 1 लाख व्यय भी दिया गया और स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित नहीं है? प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 5 से घटाकर 4 कर दी गई। इंग्लैंड में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन पिट्स इंडिया एक्ट से, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, उससे संबंधित नहीं है? तो देखो, प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 5 से घटाकर 4 नहीं की गई, 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। तो ये जो कथन है, जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका सही है, अर्थात ये सुमेलित नहीं है उसके अकॉर्डिंग। 15 और आखिरी प्रश्न है, गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध और संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टर की स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। उपयुक्त यह प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एक्ट का सेटलमेंट 1781 और चार्टर एक्ट 1786 है। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है पिट्स इंडिया एक्ट। इस तरह से आपने देखा, हमने 15 प्रश्न आज दिए थे। अब आप 15 में से देखिएगा, अगर आपके 15 में से 13 प्लस सही है तो आप एक्सीलेंट, और अगर 10 से कम है तो आप डेंजर जोन में। ध्यान रखिएगा, डेली टारगेट हम दे रहे हैं, गंभीरता से पढ़िएगा, गंभीरता से प्रश्न को हल कीजिएगा और उत्तर को चेक कीजिएगा। आज के टारगेट में इतना ही था। कैसा आपको वीडियो लगा, कैसा आपको टेस्ट लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इस टारगेट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, और पेड ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन का भी लिंक उसमें दे रखा है, नंबर दे रखा है, बात कर लीजिएगा। आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।